Hello and welcome to another lecture on environment and ecology. This is आदित्य कमलेश अवस्थी योर एजुकेटर और ये हमारा 8th लेक्चर होने वाला है environment and ecology में. सॉरी फॉर द डिले ड्यू टू सम ट्रैवल इश्यूज़. मैंने कुछ दिनों तक लेक्चर्स नहीं बनाए हैं, तो आज से हम जो हमने छोड़ा था उसको दोबारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा इकोटोन एंड एज इफेक्ट, जहाँ से हमने हमारा प्रीवियस लेक्चर छोड़ा था. सो व्हाट इज़ इकोटोन? इकोटोन आखिर क्या होता है? तो भाई कुछ भी पढ़ने से पहले हम सिंपली इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इकोटोन होता क्या है. जस्ट सी वन डायग्राम है. हम मान लेते हैं कि ये एक इकोसिस्टम है. इकोसिस्टम हमने पढ़ा है क्या होता है. हम मान लेते हैं दिस इज़ वन इकोसिस्टम और हम मान लेते हैं कि ये एक दूसरा कोई सेकंड इकोसिस्टम है. दिस इज़ योर सेकंड इकोसिस्टम. तो क्या हमको ये बीच का एक एरिया मिलता है? ये बीच का एक एरिया मिलता है हमको. नाउ दिस, अब आप ज़रा इसको इस तरीके से समझिए दैट दिस इज़ लैंड इकोसिस्टम एंड दिस इज़ ओशन. दिस इज़ ओशन इकोसिस्टम. तो अब मान लीजिए ये लैंड इकोसिस्टम है, बीच में ओशन इकोसिस्टम है. तो जहाँ लैंड और ओशन बीच में जुड़ते हैं, ये वाला जो रीजन है आपका, दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ मार्श. और जनरली ये एक रिवर से जुड़ा हुआ इलाका होता है, तो इसको हम डेल्टा बोल देते हैं. दिस रीजन इज़ कॉल्ड डेल्टा. इसको क्या बोला जाता है? डेल्टा बोला जाता है. और ये कीचड़ वाला जो इलाका होता है, तो ये जो बीच का एरिया जिसको मैंने शेड किया है, दिस एरिया, दैट दिस शेडेड एरिया इज़ जनरली termed as what is called ecotone. This shaded area is called ecotone. तो अब भाई इसको हम ज़रा डेफिनेशन के साथ समझने की कोशिश करते हैं. किन्हीं भी दो इकोसिस्टम के बीच में जो एक ट्रांजिशन एरिया होगा, जहाँ से एक इकोसिस्टम दूसरे इकोसिस्टम में कन्वर्ट होगा, तो बीच का इलाका कहलाता है हमारा इकोटोन, या हिंदी में इसको संक्रमिका बोला जाता है. ठीक है, इकोटोन कहलाता है वो रीजन. अब इकोटोन का एक सबसे अच्छा एग्जांपल जो हमारे पास है, दैट इज़ डेजर्ट एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम. अब ज़रा इस चीज़ को यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए. इस चीज़ को यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए. हम अगर देखते हैं डेजर्ट और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, तो हमको पता है कि जब हम, ये इक्वेटर है, 0 डिग्री है हमारे पास, हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम. इस तरफ डेसिडियस फॉरेस्ट, ये हमने पढ़ा हुआ है. और इस कोने में हमको देखने को मिलेगा डेजर्ट इकोसिस्टम. ये भी हमने देखा हुआ है, वेस्ट में डेजर्ट देखने को मिलता है. तो एक तरफ हमको मिलेगा फॉरेस्ट, एक तरफ हमको मिलेगा क्या? डेजर्ट. तो जो बीच का इलाका होगा उस इलाके को कहा जाता है सवाना. ठीक है, यही चीज़ हमने यहाँ बनाई है. यहाँ पे मिलेगा आपको डेजर्ट, यहाँ मिलेगा फॉरेस्ट. तो ये जो बीच का शेडेड रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड सवाना. अब सवाना में हमको पता है कि कुछ स्पेशल जानवर मिलते हैं. हमने देखा हुआ है बिग गेम एनिमल्स बोला जाता है इनको, जैसे अफ्रीकन एलिफेंट्स मिलते हैं. साथ ही साथ हमको यहाँ पे देखने को मिलता है जिराफ, जो और कहीं पे भी नहीं मिलता. तो कुछ ऐसी स्पीशीज़ हमको यहाँ पे मिलती हैं जो ना ही डेजर्ट में मिलती हैं ना ही फॉरेस्ट में मिलती हैं. तो हमने अभी तक क्या देखा? इकोटोन क्या होता है? दो इकोसिस्टम के बीच का इलाका इकोटोन कहलाता है. इकोटोन में कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो दोनों ही इलाकों में नहीं होती, ना ही इस तरफ वाले रीजन में होती है, ना ही इस तरफ वाले इलाके में होती है. तो बीच में कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जो और कहीं नहीं होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलती हैं? हमको इकोटोन में देखने को मिलती हैं. और लास्टली इकोटोन में इन दोनों के अलावा कुछ नई स्पीशीज़ देखने को भी मिलती हैं हमको. ये जो नई स्पीशीज़ हमको देखने को मिलती हैं, ये स्पीशीज़ दोनों स्पीशीज़ का मिला जुला रूप होता है. जैसे कि अगर हम लैंड में हैं और ओशन में हैं, तो बीच का जो डेल्टा वाला इलाका होगा, इस डेल्टा वाले इलाके में हमको एक चीज़ देखने को मिलेगी. और इस डेल्टा वाले इलाके में हमको जो देखने को मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड मैनग्रोव्स. इसको बोला जाता है मैनग्रोव्स. ये डेल्टा वाले इलाके में जो हमको देखने को मिलेंगे, दीज आर कॉल्ड मैनग्रोव्स. तो भाई अब ये हम मैनग्रोव्स के बारे में अलग से पढ़ेंगे. मैनग्रोव के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमको पढ़नी है. मैनग्रोव के बारे में हम अलग से देखेंगे. तो हमने क्या देखा? ट्रांजिशन जोन जो होता है दो इकोसिस्टम का, उसको इकोटोन कहा जाता है. इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे स्पीशीज़ होती हैं जो कि बोथ किससे आती हैं? दोनों इकोसिस्टम से आती हैं, प्लस यहाँ पे कुछ न्यू स्पीशीज़ भी होती हैं.
नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाती हैं। इस एरिया में, ये जो एरिया है हमारा इकोटोन का जो रीजन है, इस एरिया में लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाती हैं। ज़रा इस चीज़ को पढ़िए, दिस एरिया हैज़ प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज़। किसी एक प्रजाति की स्पीशीज़ जो होंगी, एक प्रजाति की जो संख्या होगी वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी कि इस इंक्रीज़ को, जिस स्पीशीज़ की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उस स्पीशीज़ को क्या बोला जाएगा? एज स्पीशीज़। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनका कंसंट्रेशन या जिनकी संख्या अति में बढ़ चुकी है, सच स्पीशीज़ आर कॉल्ड एज स्पीशीज़। उन स्पीशीज़ को क्या बोला जाएगा? एज स्पीशीज़। और अचानक से इन प्रजातियों का बढ़ जाना, इसको कहा जाता है एज इफेक्ट। ठीक है, तो किसी एक प्रजाति का अचानक से बढ़ जाना, इसे इज कॉल्ड एज इफेक्ट। और जो स्पीशीज़, मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज़ जो पाई जाती है, उसको बोला जाता है एज स्पीशीज़। ठीक है, क्योंकि एज का मतलब है जो किनारे पे मिल रही है हमको। इज दैट क्लियर? ठीक, अब आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसी भी इकोटोन रीजन के? तो हमने देखा इट कैन बी वाइड एज वेल एज इट कैन बी नैरो। ये चौड़ा भी हो सकता है और नैरो भी हो सकता है। कोई एग्जाम्पल है हमारे पास इसका? जी हाँ, बिल्कुल एग्जाम्पल है हमारे पास इसका। एग्जाम्पल देखिए हमारे पास क्या है। मैं बात कर रहा हूँ वाइड इकोसिस्टम या वाइड जो हमारे पास होगा, उसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारे पास वाइड का सवाना। वाइड का सबसे अच्छा उदाहरण है सवाना। और नैरो का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास डेल्टा। नैरो का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारे पास डेल्टा, और वाइड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या था? सवाना। तो सवाना क्योंकि दो बड़े इकोसिस्टम के बीच में है तो वो बड़ा होगा। डेल्टा, रिवर जहाँ खत्म हो रही है, छोटा सा डेल्टा बनेगा, वो डेल्टा होगा। इट इज़ ऑलवेज अ जोन ऑफ टेंशन। इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। इट इज़ ऑलवेज अ जोन ऑफ टेंशन। कैसे टेंशन होगा भाई? हमेशा लेट अस कंसिडर कि ये एक इकोसिस्टम है, यहाँ ए स्पीशीज़ रह रही है, और ये एक इकोसिस्टम है जहाँ पे बी स्पीशीज़ रह रही है। ठीक है, और बीच का ये हमारा एज इफेक्ट वाला रीजन है, जहाँ पे हमको कौन कौन सी स्पीशीज़ देखने को मिलेगी? ए प्लस बी प्लस एक नई स्पीशीज़ जो कौन होगी? सी। मतलब ए और बी तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे यहाँ की चीज़ों के लिए, प्लस एक नई स्पीशीज़ कौन लड़ेगी? सी भी लड़ेगी। दैट मीन्स ए, बी और सी तीनों इस चीज़ के लिए, इस जगह पे लड़ने के लिए आएंगे। मतलब हमेशा ही क्या होगी? रिसोर्स की मारामारी होगी, एंड इट इज़ अ जोन ऑफ टेंशन। ठीक है, it could contain species that are entirely different from those of bordering system. Example, giraffe. Ecosystem can be natural, can be man-made. जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई एग्जाम्पल है आपके पास मैन मेड इकोसिस्टम का, मैन मेड इकोटोन का? मैन मेड इकोटोन का कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। दैट इज पॉन्ड। कोई भी पॉन्ड या लेक या झील, कोई भी ऐसा इलाका जो ज़मीन और पानी के बीच में है, तो वो हो जाएगा आपका इकोटोन वाला इलाका। ठीक है, उसी के आगे देखते हैं एज इफेक्ट क्या होता है। हमने ऊपर देखा चेंजेस इन पॉपुलेशन, जो अचानक से पॉपुलेशन में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट। ये आप रीड आउट कर सकते हो। मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज़, मोस्ट अबंडेंट स्पीशीज़ जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली स्पीशीज़ है, दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज़। ठीक है, तो अब हम यहाँ से आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है वेटलैंड इकोसिस्टम। अब हम वेटलैंड अभी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया वेटलैंड इज़ अ टाइप ऑफ, वेटलैंड इज़ अ टाइप ऑफ इकोटोन। वेटलैंड इज़ अ टाइप ऑफ इकोटोन। ये जो दलदल है, इट इज़ अ टाइप ऑफ इकोटोन, और इसीलिए हम वेटलैंड यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो वेटलैंड के बारे में हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट 40% ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज़, 40% ऑफ वर्ल्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ ब्रीड, यहाँ पे ही ब्रीड करते हैं वेटलैंड में। और 30% कार्बन स्टोरेज है कहाँ पे? पीटलैंड में। अब कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि पीटलैंड क्या होता है। सो यहाँ पे आपके पास कुछ फोटोज़ हैं। पीटलैंड का मतलब होता है एक ऐसा इलाका जहाँ पे जो दलदल बन चुका है। ठीक है, ये सभी के सभी इलाके पीटलैंड के एग्जाम्पल हैं, जहाँ पे दलदल है, और दलदल क्या करता है? कार्बन को सोखता है। तो इसका कहने का मतलब है, ये जो पूरा आपको बताने का मतलब है 30%, इसके कहने का मतलब है कि जो वेटलैंड्स इस तरीके से दुनिया में बने हुए हैं, इन वेटलैंड्स में अराउंड कितना कार्बन स्टोर है?
इसके अंदर अराउंड 30% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर हो चुका है। 30% ऑफ CO2 इज स्टोर्ड इन दिस पीटलैंड रीजन। ये दलदल क्षेत्र में 30% कार्बन स्टोरेज होता है। ठीक है, कुछ फैक्ट हमको पता होने चाहिए, जैसे कि एक फैक्ट हमको पता होना चाहिए, ये जो कोवेटे सेंट्राले है, ये पूरा नाम नहीं लिखा है, कोवेटे सेंट्राले नाम की जगह है। कहाँ पे है? ये एक वेटलैंड है। किस देश में? कॉन्गो में। कॉन्गो अफ्रीकन कंट्री है। ये लार्जेस्ट वेटलैंड है, ये दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है। कौन सा? कोवेटे सेंट्राले वेटलैंड दुनिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है। ठीक है, वेटलैंड की डेफिनेशन क्या है? रामसर के हिसाब से वेटलैंड की डेफिनेशन क्या है? रामसर के हिसाब से वेटलैंड की डेफिनेशन है कि कोई भी लैंड एरिया, ठीक है, टेम्पररी और परमानेंट, कोई भी ऐसा एरिया, ये सॉरी लैंड एरिया नहीं रहेगा, कोई भी वाटर बॉडी, इट इज एनी वाटर बॉडी, एनी वाटर बॉडी या वाटर एरिया जिसमें आपको टेम्पररी या परमानेंट पानी देखने को मिले, टेम्पररी या परमानेंट पानी देखने को मिले, और एक अलग इकोसिस्टम का निर्माण हो रहा हो, डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम बन रहा हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि आप कह सकते हो स्वैम्प बन रहा हो, मार्शी एरिया बन रहा हो। ये अंतर क्या है स्वैम्प, मार्शी एरिया और बॉग्स में, वो हम अभी देखेंगे। कोई भी ऐसा अलग एरिया बन रहा हो जो टेम्पररी हो, परमानेंट हो, और उसकी जो डेप्थ है वो 6 मीटर से कम हो। कितनी डेप्थ होनी चाहिए इसकी? उसकी जो डेप्थ है वो अराउंड, द डेप्थ शुड बी लेस देन 6 मीटर्स। जो डेप्थ है वो 6 मीटर से कम होनी चाहिए। अगर डेप्थ 6 मीटर से कम है देन दिस रीजन इज कॉल्ड अ वेटलैंड रीजन। ठीक है, रामसर के अकॉर्डिंग। अब अगर वुडन प्लांट्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, अगर इस एरिया में देखिए, ये वाला जो एरिया है, अगर वुडन प्लांट्स हैं, लकड़ी के पेड़ पौधे हैं इस इलाके में, दलदल में, तो उसको हम बोलते हैं स्वैम्प। ठीक है, कीचड़। और अगर वहाँ पे घास है तो उसको हम बोलते हैं मार्शी एरिया है, वो भी उसका मतलब भी कीचड़ होता है। और अगर पेड़ पौधे हैं जो सड़ गए हैं, गल गए हैं, वहाँ डले हुए हैं, ऐसे इलाकों को बोला जाता है बॉग्स। तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं हमारे पास? अगर वुडी प्लांट वाला एरिया होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वुडी प्लांट वाले एरिया को हम बोलेंगे, फोटो देख के जरूर बताइए, वुडी प्लांट वाले एरिया को हम बोलेंगे स्वैम्प। ग्रास वाले एरिया को हम बोलेंगे मार्श, ग्रास वाले एरिया को हम बोलेंगे मार्श। और अनडिकम्पोज्ड वुड को क्या बोला जाएगा? बॉक्स। अनडिकम्पोज्ड को बोला जाएगा बॉक्स। प्रीलिम्स के फैक्ट्स हैं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स पे। ठीक, तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है दैट इज रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। बाय द वे इट इज़ जस्ट अ ट्रायल लेक्चर। मैं नए इक्विपमेंट्स चेक कर रहा था अपने, कि हमारे पास जो हमने सेटअप किया है, माइक सेटअप किया है और ये सब, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो उस चीज़ को चेक करने के लिए ही मैंने ये एक शॉर्ट लेक्चर बनाया था। रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के लिए एक सेपरेट लेक्चर आएगा, इट इज़ जस्ट अ ट्रायल लेक्चर। उसमें हम दोबारा ये नहीं पढ़ेंगे व्हाट इज़ रामसर कन्वेंशन, व्हाट इज़ वेटलैंड, ये सब क्या होता है। हम डायरेक्ट रामसर कन्वेंशन को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इट इज़ जस्ट अ ट्रायल लेक्चर, ये सिर्फ इक्विपमेंट्स चेक करने के लिए था। Second thing, I am also available on Unacademy after few days, so you can follow me there. I am teaching geography on Unacademy. You can go and search Aditya Kamlesh Avasthi. I will be there with live classes, and so together we can think better, learn better. Okay, so I am joining Unacademy from tomorrow, so I am available there also. Okay then, तो मिलते हैं हम रामसर कन्वेंशन के साथ। यूट्यूब चैनल पे मेरा वीडियोस जो है वो आते रहेंगे, उसमें कभी वो कमी नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए एंड थैंक यू सो मच।